हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेस में। मैं समीर सिंह लेकर आया हूँ आज आपके लिए एलटी ग्रेड इंग्लिश मेंस एग्जामिनेशन का एग्जाम पैटर्न। कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, वर्ड लिमिट क्या होगी, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के होंगे, लिखना क्या है हमें। तो अगर आप एलटी ग्रेड या जीआईसी लेक्चरर मेंस की तैयारी कर रहे हैं और आपकी 75% प्लस आप स्कोर करना चाहते हैं तो सिर्फ कंटेंट नहीं, आपको स्ट्रक्चर सीखना बहुत जरूरी है। तो आज मैं आपको ऐसा ट्रिक या ऐसा तरीका सिखाऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन आए आप कॉन्फिडेंटली उसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एग्जाम पैटर्न को। तो टोटल क्वेश्चंस जो होते हैं वो 20 क्वेश्चंस आते हैं जो दो सेक्शन में डिवाइड है। 10 जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और जो 10 होते हैं वो लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं। अब हम बात करेंगे एक एक सेक्शन को। जो सेक्शन ए है उसमें 10 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे। हर एक क्वेश्चन को 125 वर्ड्स में लिखना होगा। 8 मार्क्स हर क्वेश्चन के लिए मिलेंगे आपको, यानी टोटल 80 मार्क्स का सेक्शन ए होगा। वहीं अगर बात करें सेक्शन बी की, तो इसमें भी आपके सेम क्वेश्चंस की संख्या होगी, यानी कि 10। इसमें भी आपके क्वेश्चंस होंगे जो लॉन्ग आंसर में होंगे। वर्ड लिमिट इसकी 200 होगी, यानी आपको 12 मार्क्स मिलेंगे हर एक क्वेश्चन के आंसर को अटेम्प्ट करने के लिए। 120 टोटल मार्क्स होंगे, यानी कि टोटल जो मार्क्स होंगे वो ए और बी को मिला करके 200 होने वाले हैं। आपको टाइम 3 आवर्स मिलेगी। 3 घंटे में आपको 200 क्वेश्चंस के लिए लड़ाई लड़नी है। 80 आपको सेक्शन ए से और 120 यानी 120 सेक्शन बी से आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको 11 क्वेश्चन देगा और आपको कहेगा कि सेक्शन ए में आपको 10 करने हैं 11 में से। ऐसा नहीं होने वाला है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी और मैंडेटरी। अब आप एक और बात ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, शॉर्ट आंसर में आपको क्या करना है। शॉर्ट आंसर में आपको समझाना है। आपको जो चेक करेगा उसे समझाना है कि कैसे क्वेश्चन को हम समझा सकते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से आया है। यानी मेनली शॉर्ट आंसर में आपको समझाना है, जबकि लॉन्ग आंसर में आपको समझाना नहीं है बल्कि एनालिसिस करना है उस क्वेश्चन का। तो याद रखिएगा, कंटेंट सबके पास होता है लेकिन मार्क्स उसको मिलता है जिसके पास स्ट्रक्चर होता है। और एक स्ट्रक्चर अगर आपको मिल जाता है ना, जैसे एक फॉर्मेट कहते हैं, जैसे एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन में आपको फॉर्मेट पता है कि सबसे पहले एड्रेस होता है तो रिसीवर होता है कि सेंडर का होता है, डेट कहाँ लिखते हैं हमें, सब्जेक्ट कहाँ लिखते हैं हमें, या रिस्पेक्टेड सर जो सैल्यूटेशन वाला होता है, या क्लोजिंग नोट जो होता है, योर्स ओबीडियंटली सिंसियरली। ये जो फॉर्मेट है लेटर का, एप्लीकेशन का, वो आप एक बार याद कर लेते हो तो ये हर जगह काम कर जाता है। आप हर कोई भी एप्लीकेशन आए, कोई भी लेटर आए, आप इसी को थोड़ा सा आगे पीछे करके कॉपी पेस्ट कर देते हो और आपको नंबर एटलीस्ट फॉर्मेट के मिल जाते हैं। बाकी कंटेंट जो बीच का होता है, जो मेन बॉडी होती है, वो आप करते रहते हो। तो अगर आपके पास ऐसे ही इंग्लिश में आपके पास अगर स्ट्रक्चर है तो आपको मार्क्स पाने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि कंटेंट सबके पास है, पर लिखना कैसे है ये स्ट्रक्चर फॉलो हर कोई नहीं कर पाता। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरे 20 क्वेश्चन इसी स्ट्रक्चर में समझाऊं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हालांकि मैंने कभी नॉर्मली बेयरली मैंने बोला होगा लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए, तो मुझे लगता है कि आप लोग समझदार हैं, बार बार बोलना आप लोगों के लिए सही नहीं है, इसलिए फिर भी इस बार बोल दे रहा हूं मैं। अगर हो सके तो आप जरूर कीजिएगा। हम चलते हैं, पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात कर लें और फिर हम सेक्शन वाइज जितने क्वेश्चंस हैं, मैंने क्वेश्चंस बनाया हुआ है, आप इन क्वेश्चंस को एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा। और हो ना हो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे, मैं गारंटी नहीं दे रहा, पर क्वेश्चंस ऐसे ही बनेंगे। और ये क्वेश्चंस आपको जो यहां बताई जाएगी उसके आंसर्स भी आपको दिए जाएंगे, फॉर्मेट बताई जाएगी, यानी कि किस स्ट्रक्चर पर आपको आंसर लिखनी है। तो अंत तक बने रहिएगा ताकि हर क्वेश्चन आप इजीली आसानी से कर पाएं और जो भी क्वेश्चन आए बिना डरे आप 3 घंटे आराम से, आपका हाथ आपका पेन रुके ना। ये सैंपल आंसर शीट है, आप इसे एक बार देख लीजिए। आपको आसानी होगी जब आप एग्जाम में बैठोगे, आपको पता रहेगा कि कैसा आपको आंसर शीट मिलेगा, कैसे लिखना होगा, लाइन छोड़नी है नहीं छोड़नी है, कितने स्पेस में आपको लिखना है, ये सब आपको बताने के लिए एक स्पेसिमेन आपको दी जा रही है। आपको ये भी बता दी जाए कि पेपर जो है, जो क्वेश्चन जिसमें क्वेश्चंस होगा वो पेंच किया रहेगा इसी आंसर शीट के पीछे। साथ में आंसर शीट में भी क्वेश्चन लिखा रहेगा। मैक्सिमम यही होता है। अगर आपके आंसर शीट में क्वेश्चंस ना हो तो अलग बात है, पर आंसर्स क्वेश्चन पेपर में भी लिखा होता है और आंसर आपके आंसर शीट में भी लिखा होता है।
आप दोनों तरीके से आंसर देख करके लिख सकते हो। बेंच में जो किया गया है, जो क्वेश्चन पेपर पेंच किया गया है, उसे आप निकाल करके भी सामने रख करके आंसर दे सकते हो। तो इस तरीके से आपका ये पेज होता है, दोनों साइड में आपकी लाइनिंग होती है और बहुत स्पेस होता है आपके पास लिखने के लिए। कोई लाइन बार नहीं होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन लिखा गया है तो ये बताया जाता है कि जो पहला क्वेश्चन है और फिर जब दूसरा क्वेश्चन लिखा जाएगा उसके बीच में जितना गैप है उसी गैप में ही आपको लिखनी है, यानी वो गैप ही आपकी वर्ड लिमिट है। अगर ऐसा देगा तब तो आप कंफर्म हो जाएंगे कि यही हमारी वर्ड लिमिट है। लेकिन अगर क्वेश्चंस नहीं दिया रहेगा आंसर शीट में तो आपको वर्ड लिमिट अपने से तय करनी होगी और उस वर्ड लिमिट, जो तय वर्ड लिमिट है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखनी होगी। पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट जो है ये है कि सभी प्रश्न आपके अनिवार्य होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना है, तो सबके सब करने आपको है। सेकंड जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको स्ट्रिक्टली वर्ड लिमिट में ही रहना है। जैसे कि आपको पता है कि जो सेक्शन ए है, जो 125 वर्ड्स लिमिट रखता है, आप इसमें 120 से 130 के बीच में रहिएगा। इससे ज्यादा वर्ड लिमिट मत करिएगा, यानी कि आप एक्सीड मत करिएगा और ना ही आप नीचे आइए कि आप 100 वर्ड में लिख करके काम खत्म कर लिए। कभी कभी ऐसा होता है आपको जो क्वेश्चन समझ में आता है आप उसे 150 मतलब लिखते जाते हो 150 से अक्रॉस आपका हो जाता है, वो लिमिट आप पार कर जाते हो। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको नहीं आता है कोई क्वेश्चन तो आप 100 वर्ड लिमिट के अंदर रह जाते हो, या टाइम नहीं मिला तो आप 100 वर्ड लिमिट के नीचे आ जाते हो, यानी कि आप समय के कारण आप कम लिख पाते हो। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, वर्ड लिमिट एक्सीड मत करिएगा, कम भी मत करिएगा, वरना सामने वाले को जो कॉपी चेक करा उसे पता चल जाएगा कि इसे ये ज्यादा समझ में आ रहा था इसलिए ज्यादा लिखा, इसे नहीं आ रहा था इसलिए ये कम लिखा। और दूसरी जो सबसे बड़ी परेशानी होती है वर्ड लिमिट की, वो ये होती है कि मान लीजिए आप 125 वर्ड्स को लिख रहे हो और आपको आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, आपको कंटेंट सारे के सारे पता है। आप 125 के बजाय आप 150 150 150 सारे के सारे क्वेश्चंस को, जो 10 क्वेश्चंस हैं सेक्शन ए के, आप कंप्लीट कर रहे हो। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो 25 वर्ड लिमिट का गैप है ना, ये जब 10 क्वेश्चन करोगे तो 250 वर्ड्स आपने एक्स्ट्रा लिखे हैं। आपको जो 3 घंटे मिले हैं वो 125 वर्ड्स के हिसाब से मिले हैं, ऐसा नहीं है कि वो 150 के हिसाब से आपको दिया है। तो जो ये 250 है, यानी कि 250 में 2 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते थे। ये 2 क्वेश्चन आपको बाद में खलेगा, क्योंकि आप 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन लास्ट में छोड़ दोगे, आपसे छूट जाएगा। इसलिए सबसे जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये कि सारे क्वेश्चंस आप कंप्लीट करोगे, कोई भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ोगे। अगर आप क्वेश्चन नहीं छोड़ते हो और लिमिट में रह करके कंटेंट के आसपास आप लिख देते हो तो पास होने से आपको कोई रोक नहीं सकता। याद रखिएगा, क्वेश्चंस आपने सारे अटेम्प्ट किए हैं तो, और अटेम्प्ट कब करोगे, जब आपके पास टाइम मैनेजमेंट होगा और वर्ड लिमिट होगी। यहाँ लिखा है कि सारे के सारे मार्क्स जो हैं वो क्वेश्चंस के सामने लिखे हुए हैं, ताकि आप कंफर्म रहें कि किस क्वेश्चन को कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। वैसे मैं आपको बता दी गई कि सेक्शन ए के जो भी क्वेश्चन है वो 8-8 नंबर के हैं, और जो सेक्शन बी के हैं जो लेंदी हैं वो 12 मार्क्स ईच आपको दिए जाएंगे। ये भी लिखा है कि आंसर आपकी क्लियर लिखी हो और प्रिसाइजली हो। ऐसा ना हो कि आप समराइज फॉर्म में आप लिख दो, पूरी की पूरी कहानी लिख दो, मैकबेथ आ गया तो मैकबेथ की पूरी स्टोरी आपने छाप दी। ऐसा मत करिएगा, प्रिसाइजली करिएगा, संक्षिप्त करिएगा, जो पूछे वही बताइएगा। सेक्शन ए में हम आते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो मैंने बनाया है, ध्यान से इसे देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने सर्च आउट करके यहाँ रखा हुआ है। हालांकि एलटी ग्रेड का एग्जाम जो है वो पहली बार हो रहा है, जिसमें मेंस हो रहा है। इसके पहले जीआईसी में केवल ऐसा था। हालांकि जीआईसी में भी 2021 या 22 वाले जीआईसी से पहले भी केवल एक एग्जाम होता था, जो स्क्रीनिंग होती थी, स्क्रीनिंग कर दी जाती थी उसमें, उसके बाद इंटरव्यू हो जाता था। लेकिन बाद में 2021-22 के जीआईसी में स्क्रीनिंग के साथ साथ मेंस होने लगा, इंटरव्यू हटा दिया गया। अब जो है एलटी ग्रेड में 2018 में एलटी ग्रेड हुआ था एग्जाम, इसके पहले वहां पर केवल एक पेपर था, जो स्क्रीनिंग ही कह लो आप या मेंस कह लो आप, ऑप्शनल था आपका, एमसीक्यू था, एमसीक्यू आपने दिया, आपका सिलेक्शन हुआ, आपको जॉब मिल गई। अब ऐसा है कि आपको प्री देनी है, मेंस देना है, यानी आपको स्क्रीनिंग होगी जो आपकी एग्जाम हो चुकी है, और चूंकि आप पास होने की कैटेगरी में हो, रिजल्ट आपका आने वाला है और आशा है आप पास होंगे, इसलिए तो आप यहाँ देख रहे हो इस वीडियो को। तो आप, अब आपका जो मेंस होगा इसी से आपके नंबर्स काउंट होंगे। इसमें आपको नंबर्स चाहिए उतने जितने कि आपको एक पोस्ट दे सके, एक स्थान, जो जितनी भी आपके वैकेंसीज है उनमें से एक पोस्ट आपको सिर्फ चाहिए।
और वो पोस्ट दिला सकता है अगर आपके कंटेंट, आपके स्ट्रक्चर बढ़िया से लिखे गए हैं तो ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक, बहुत इंपॉर्टेंट तरीका बताने वाला हूं, उस पर एक बार स्ट्रिक्ट होकर के 2-3 क्वेश्चन खुद से सॉल्व करिएगा, आपको बहुत आसान लगेगा ये क्वेश्चन। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूं सेक्शन ए, सेक्शन बी में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनको एक एक करके बताने, समझाने, और फिर इन क्वेश्चंस को बताने के बाद सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको नीचे बताऊंगा। यानी आंसर बताऊंगा, साथ में ये भी बताऊंगा कि कैसे, किस फॉर्मेट में, किस स्ट्रक्चर पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और याद रखिएगा, सारे क्वेश्चंस उसी फॉर्मेट में सॉल्व होने वाले हैं। आप आराम से, ध्यान से आप इसे देख लेंगे ना, तो आराम से आप इन क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे। और ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा, एग्जाम हॉल में बैठ करके सोचेंगे ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा कंटेंट और ये स्ट्रक्चर, और फिर हो गया काम खत्म। क्योंकि 125 शब्द बहुत नहीं होता है। तो एक बार सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं, फिर हम आंसर को देखेंगे कि किस तरीके से, किस ट्रिक से हम इन आंसर्स को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो सेक्शन ए जो है ये शॉर्ट आंसर है, यानी आपको पता है ये 125 वर्ड लिमिट रखता है, आपको 120 130 के बीच में आपको लिखना है। नॉर्मली वर्ड तो आप काउंट नहीं करोगे, तो लाइन कितने लाइन में होगा, तो अगर 8 वर्ड को हम माने कि 8 वर्ड आप लिख रहे हो या आप 10 वर्ड लिख रहे हो, तो इस हिसाब से अगर हम करेंगे तो ये 15 लाइन के आसपास जाएगा। ठीक है, तो 15 लाइंस से कम नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा आप। क्योंकि जो चेक करेगा वो काउंट नहीं करेगा वर्ड आपकी, वो लाइन देखेगा। पर ये भी ध्यान दीजिएगा कि आप हर क्वेश्चन को उसी के आसपास घुमाइएगा। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको आ रहा है, रोमांटिसिज्म के बारे में आपको पता है, तो आप 20 लाइन में लेके चले गए, और वही कैनोनाइजेशन के बारे में आपको नहीं पता तो आप 10 लाइन में आ गए। इतना लंबा गैप मत दिखाइएगा उसे, वरना वो देख करके समझ जाएगा कि ये 20 वाले को अगर मैं 8 नंबर दे रहा हूं, तो 10 वाले को मुझे 4 नंबर में देना होगा इसे। अब वो 8 में कितना देगा ये पता नहीं, और फिर जो 10 लाइन का आप लिखेंगे वो 4 नंबर में आपको कितना देगा ये भी पता नहीं। यानी कि आपके मार्क्स जो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएंगे ना, वो अनइवन हो जाएंगे। तो इसलिए आप वर्ड लिमिट को लगभग रखिएगा 15, 17, 18 इसी में रखिएगा, और सारे क्वेश्चंस को रखिएगा। हम चलते हैं एक एक क्वेश्चन को कंफर्म करने। ध्यान दीजिएगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द सैलिएंट फीचर्स, यानी की फीचर्स ऑफ रोमांटिसिज्म। और इसमें स्पेशल जो रेफरेंस देनी है वो वर्ड्सवर्थ की देनी है। भाई रोमांटिसिज्म की बात आए और वर्ड्सवर्थ ना आए, ऐसे कैसे होगा। तो मैं आपको एक सलाह देता हूं, जितने भी एरा एज पीरियड है, आप रेनेसा से उठा लीजिए और पोस्ट मॉडर्निज्म तक चले जाइए। तो रेनेसा से लेकर के पोस्ट मॉडर्निज्म के बीच में जो भी आए, चाहे वो न्यू क्लासिसिज्म आए, विक्टोरियन एज आए, मॉडर्न एज आए, या रिस्टोरेशन एज आए, या सोलिज्म आए, डैडिज्म आए, मतलब नॉर्मली वो जो आपके सिलेबस में है उनको उठाइए, उनके 5-10 पॉइंट्स की फीचर के रूप में लिखिए, और हर एक पीरियड के कम से कम 2-2 जो प्रोमिनेंट राइटर्स हैं और उनके 1 या 2 कोई वर्क, चाहे वो प्ले हो, चाहे वो नॉवेल हो, चाहे ऐसे हो, चाहे पोएम हो, उसे जरूर लिखिएगा। और वो ऐसा हो जो आपके सिलेबस में दिया गया हो। क्योंकि आपके सिलेबस में होगा तो आप एक आध लाइन कोट भी याद रख पाएंगे। कोट पंच लाइन के रूप में इस्तेमाल होता है। जैसे पंच होता है किसी डायलॉग में बोली जाती है, वैसे कोट होता है इस पोएम के लिए। जैसे ये रोमांटिसिज्म में कुछ भी आपको कोई वर्ड्सवर्थ की कोई पोएम अगर आपको याद हो तो एक दो लाइन आप लिख सकते हो इसमें। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री विद रेफरेंस टू जॉन डन्स कैनोनाइजेशन। मेटाफिजिकल पोएट्री याद कर लीजिए, मूवमेंट या फॉर्म ये याद कर लीजिए, आप 2-4 पॉइंट लिख लीजिए। चूंकि आपने प्री दिया है, आपने लिखा होगा, तो थोड़ा सा उसे आप पढ़ लीजिएगा। जितने भी मूवमेंट्स है स्पेशली जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसे जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके कुछ और भी राइटर्स को पढ़ लीजिए, हो सकता है जॉन डन को ना उठा करके हर्बर्ट को दे दे, हर्बर्ट की किसी पोएम को उठा करके दे दे। तो ये ध्यान रखिएगा कि मेटाफिजिकल पोइट्री अगर आपके सिलेबस में है तो वो किसी भी मेटाफिजिकल किसी भी पोएट को उठा करके दे सकता है। जरूर नहीं कि सिलेबस में जॉन डन नहीं है तो वो जॉन डन को नहीं देगा, वो देगा। क्यों? क्योंकि जॉन डन को उसने मेटाफिजिकल पोइट्री से उठाया है। तो इसलिए आप कुछ राइटर्स, कुछ पोएट्स को जरूर ले लीजिए, और जो बुक है जो आपके सिलेबस में है आप उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। एक आध लाइन कोट जरूर याद कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेनेसा लिटरेचर विद स्पेशल रेफरेंस टू ह्यूमनिज्म। मुझे जहां तक याद आ रहा है एलसी ग्रेड के एग्जाम में शायद रेनेसा और ह्यूमनिज्म का रिलेशन, यानी कोई रिलेट करके ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसे ध्यान दीजिएगा। ये रेनेसा का कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा गया है, तो ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी एरा, किसी भी पीरियड, किसी भी एज का पूछ सकता है वो। ऐसे है क्वेश्चन नंबर 4, एनालाइज द सेंट्रल थीम ऑफ
एंड टेंसन्स यूलिसेस। अब टेंसन के यूलिसेस के सेंट्रल थीम को आपको बतानी है। देखिए टेंसन आपके बुक में है, आपके सिलेबस में टेंसन है, यूलिसेस है, जो मेन प्रोमिनेंट आपके राइटर पोएट्स हैं, आपने पढ़ा होगा इन्हें, इनके बुक को पढ़ लीजिएगा एक बार फिर से। थीम हर एक पोएम को आप एक बार ध्यान से देखिएगा, उसकी कुछ थीम्स होंगी, आप थीम को नोट डाउन करिएगा, एक लाइन में ही थीम आ जाएगी उनकी, बस उसी एक लाइन को आपको दो चार लाइन में बढ़ानी है, एक्सपेंड करनी है, ताकि वो आपका जो वर्ड लिमिट है उस वर्ड लिमिट के आसपास आ जाए। क्योंकि थीम को आपको बहुत नहीं लिखना होता है, लेकिन चूंकि यहाँ थीम पूछ रही है, सेंट्रल थीम पूछ रहा है, तो सेंट्रल थीम आपको पता होगी, दो तीन थीम आपको पता होगी, उस दो तीन थीम पर आप चले जाएंगे, यानी कि आप पूरा का पूरा कंटेंट लिख सकते हो। तो थीम आपको स्पेशली पता हो, और हो सके तो जो थीम्स आप लिखो उसको आप अंडरलाइन कर देना, या बोल्ड यानी ब्लैक लेटर में या ब्लैक कलर में लिख देना। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्कस द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस इन यीट्स द सेकंड कमिंग। तो द सेकंड कमिंग में सिंबॉलिक आपको पता है, डब्ल्यू बी यीट्स महोदय ये ग्रेटेस्ट सिंबॉलिस्ट माने जाते हैं, तो सिंबोलिज्म पूछा जाएगा, इसलिए यीट्स के सिंबोलिज्म को भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द ड्रामेटिक टेक्निक यूज्ड बाय ब्राउनिंग इन माय लास्ट डचेस। तो आपको पता है कि ब्राउनिंग जो है ये ग्रेटेस्ट, या यूं कहते हैं द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा जाता है रॉबर्ट ब्राउनिंग को। तो ये तो कंपलसरी है कि आपको पता हो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग और ड्रामेटिक मोनोलॉग का क्या कनेक्शन है, ये याद जरूर कर लीजिएगा। और माई लास्ट डचेस से आपको बोलना होगा, तो माई लास्ट डचेस का एक आध लाइन आपको पता हो, और स्टोरी आपको पता हो, तो एक दो लाइन में आपको स्टोरी लिखनी है। स्टोरी पूरी नहीं लिखनी है, क्योंकि वर्ड लिमिट सिर्फ 120-130 शब्दों का है, यानी कि आपको 15 लाइन लिखनी है, तो पूरी कहानी मत भर दीजिएगा। आपको ड्रामेटिक टेक्निक बतानी है, पोएटिक डिवाइसेस बता दीजिए आप इसमें, ड्रामेटिक मोनोलॉग बता दीजिए आप इसमें, ब्राउनिंग के बारे में एक आध लाइन बता दीजिए, और माई लास्ट डचेस को एक आध कोट से इसका रेफरेंस दे दीजिए। नेक्स्ट है, राइट नोट ऑन द ट्रेजिक एलिमेंट्स इन शेक्सपियर्स मैकबेथ। तो ट्रेजिक एलिमेंट आपने देखा, बहुत सारे ट्रेजिक एलिमेंट्स हैं, और इसलिए तो माना जाता है कि ये ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी में से एक है मैकबेथ। क्वेश्चन नंबर 8 है, कमेंट ऑन ऑरवेल्स यूज ऑफ एलिग्री इन एनुअल फॉर्म। तो एलिग्री आपका ये एक फॉर्म, एलिग्री, बैलेड, ओड, ये सब आपके फॉर्म में शायद सिलेबस में होगा, और नहीं होगा तो एनुअल फॉर्म अगर आपके सिलेबस में है, तो एनुअल फॉर्म एक एलिगोरिकल नॉवेल है, ये आपको पता होना चाहिए। अब एलिगोरिकल क्या होता है ये आप पढ़ लीजिएगा, और इसके कैरेक्टर्स कैसे एलिगोरिकल हैं उसको आपको बतानी है। 9 है, डिस्कस द थीम ऑफ आइडेंटिटी इन कमला दास इंट्रोडक्शन। कमला दास के एन इंट्रोडक्शन में थीम ऑफ आइडेंटिटी तो बहुत है, क्योंकि कमला दास एक कॉन्फेशनल पोएट मानी जाती हैं, कन्फेस करती हैं कि ये कैसी थी, इनकी शादी कैसे हुई, जबरदस्ती हुई, कैसे हुई, मतलब पूरी तरह से ये खोल खाल करके रख देती है पूरी पोएम को। तो कन्फेशनल पोएट है, अपनी आइडेंटिटी को बताने, छिपाने या एक पहचान देने के लिए ये क्या लिखती है अपने पोएम में, ये आपको कंफर्म करनी है। यानी कि कमला दास को आप अगर पढ़ रहे हो तो कन्फेशनलिज्म पढ़ लीजिएगा इनका, और थीम इनकी पढ़ लीजिएगा कि उस पोएम में क्या थीम है। और आइडेंटिटी, जितने भी ये विमेन राइटर्स हैं, ये आइडेंटिटी के बारे में बात जरूर करेंगी। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द एसे फॉर्म विद रेफरेंस टू बैकन्स ऑफ स्टडीज। बैकन की ऑफ स्टडीज आपने पढ़ा होगा, अब आपको सिग्निफिकेंस लिखना है, इस एसे का रेफरेंस देनी है आपको। ऑफ स्टडीज के दो चार लाइन तो आपको याद ही होंगे, तो दो चार लाइन दीजिए, उसके बारे में बताइए, इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में बताइए, बैकन का जो प्रैक्टिकल विजडम है उसे बताइए, ये एसे किस फॉर्म में है इसे बताइए। मतलब आपको मैटर जो है किसी तरीके से 125 पार करनी है। क्वेश्चन सेक्शन बी का देखते हैं, लॉन्ग आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्रिटिकली एग्जामिन मिल्टन्स इन्वोकेशन। ये जरूर याद रखिएगा, मिल्टन अगर आएंगे तो इन्वोकेशन, ग्रैंड स्टाइल, ब्लैंक वर्स, ये जरूर आएगा। पैराडाइज लॉस्ट में, जो कि आपके सिलेबस में है, बुक 1 लाइन्स 1 to 26 तक का है ये। और कमेंट कीजिए ऑन इट्स एपिक क्वालिटीज की। तो एपिक क्वालिटीज, एपिक है तो एपिक क्वालिटीज है, एपिक क्वालिटीज क्या होती है, कैसे एपिक बनती है, किस क्वालिटीज के कारण कोई पोएम एपिक कहलाता है, वो आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, डिस्कस द थीम ऑफ नेचर एंड मेमोरी इन वर्ड्सवर्थ टिंटन अबे। तो टिंटन अबे आपको पता होगा कि 1793 में गए, फिर 5 साल के बाद गए, अपनी बहन के साथ गए, क्या देखा, देखने का तरीका कैसे बदला, ये एक मेमोरी है, एक यादें हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, एनालाइज द यूज ऑफ इमेजरी इन कीट्स ओन ऑन एंड ग्रेस इन अर्न। क्या इमेजरी का यूज हुआ है इस पोएम में, वो आपको कंफर्म करनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, इवेलुएट एलियट्स द वेस्टलैंड एज अ रिप्रेजेंटेटिव मॉडर्निस्ट पोएम। देखिएगा मॉडर्निस्ट, ये आप जरूर याद रखिएगा, एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, चाहे शॉर्ट में चाहे लॉन्ग में, जो मॉडर्निस्ट, मॉडर्निज्म को लेकर के चलेगा। टीएस एलियट, एलियट आए हैं तो मॉडर्निज्म जरूर आएगा, मॉडर्निज्म आया तो एलियट को आप
खुद लेकर के चले जाइए। अगर मॉडर्निज्म की बात आए तो एलियट को लेकर जाइए, एलियट के वेस्टलैंड को लेकर जाइए, एलियट के जिस पोएम को आप पढ़े हो उसको लेकर के जाइए। हालांकि यहाँ रेफरेंस दे दिया है कि आपको द वेस्टलैंड में ही रहना है, घूम फिरा करके आपको आगे नहीं जाना है। तो क्यों मॉडर्निज्म बनता है, क्यों एलियट जो है मॉडर्निस्ट पोएट है और इनकी पोएम जो है वो मॉडर्निज्म या मॉडर्निस्ट पोएम कहलाती है, आपको ये बतानी है। क्वेश्चन नंबर 15 है डिस्कस द सोशल क्रिटिसिज्म इन डिकेंस ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। तो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में क्या 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 सोशल क्रिटिसिज्म है ये आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 16 है एग्जामिन द थीम ऑफ मोरल रिस्पांसिबिलिटी इन आर्थर मिलर्स ऑल माय सन्स। तो जो मेन इंपॉर्टेंट आपके नॉवेल्स हैं उसे जरूर पढ़ लीजिएगा, उसके थीम को पढ़ लीजिएगा, सेंट्रल आइडिया को पढ़ लीजिएगा, कैरेक्टर्स को पढ़ लीजिएगा ताकि किसी कैरेक्टर्स को पर्टिकुलरली किसी कैरेक्टर को पकड़े तो आप उसे कंफर्म कर पाए। क्वेश्चन नंबर 17 है एनालाइज द पोर्ट्रेयल ऑफ कॉलोनियल कॉन्फ्लिक्ट इन डेरेक वॉलकॉट्स अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका। डेरेक वॉलकॉट महोदय आ गए तो पोस्ट कॉलोनियल या कॉलोनियल कॉन्फ्लिक्ट दिखेगा ही दिखेगा। डिस्कस द मेजर थीम्स इन हार्डीज द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। क्या थीम है इस नॉवेल में वो आपको देखनी है। 2-4 थीम आप लिख लीजिएगा। चूंकि आपके सिलेबस में दिया गया है ट्रांसलेशन का, तो ट्रांसलेट करने के लिए भी ये पूछ सकता है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू हिंदी। कुछ लाइंस ये दे देगा हिंदी से इंग्लिश में या इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 है राइट अ फॉर्मल लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रिक्वेस्टिंग इंप्रूवमेंट ऑफ इंग्लिश टीचिंग फैसिलिटीज इन अ गवर्नमेंट स्कूल। तो एक लेटर, एक एप्लीकेशन, ट्रांसलेशन ये सब दे सकता है वो, इसलिए आप इसकी भी तैयारी कर लीजिएगा। तो अब चलते हैं कंफर्म करते हैं सेक्शन ए को। जैसा कि हमको बताया कि सेक्शन ए शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन पूछेगा, 125 वर्ड्स लिमिट है इसकी। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे जिसे हमने 3 स्टेप या 3 पैराग्राफ फार्मूला बोला है। 3 पैराग्राफ मैंने बोला है इसका मतलब नहीं कि स्ट्रिक्टली आप 3 पैराग्राफ में ही लिखोगे, आप 2 में भी लिख सकते हो, 4 में भी लिख सकते हो, पर मैंने 3 इसलिए लिया है ताकि ये आसानी से आप बना सको। देखिए 2, 3, 4 करने से कोई परेशानी नहीं है, पर आपको एक फॉर्मेट ऐसा याद करना होगा, रटना होगा जिस फॉर्मेट पे आप सारे क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे उसे आप कंप्लीट कर लो। तो मैंने 3 स्टेप का बनाया है। फर्स्ट जो पैराग्राफ होगा या फर्स्ट जो स्टेप होगा वो होगा डेफिनेशन का या कंटेक्स्ट का। कोई भी क्वेश्चन आए आप इसको डिफाइन कीजिए, आप इसके कंटेक्स्ट को बताइए। मैं अभी आपको लेकर के चलता हूं, एक एक पॉइंट को कंफर्म करूंगा। पहले मैं आपको यहां ये बता दूं, फिर आपको वो पॉइंट बताऊंगा और फिर हम चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ। उन क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे इस पॉइंट पर हमने उसका आंसर बनाया है। तो सबसे पहले डेफिनेशन या कॉन्टेक्स्ट में बताएंगे हम कि किस कॉन्टेक्स्ट में है ये क्वेश्चन पूछा गया है। 30 to 35 वर्ड्स लिमिट इसकी रखेंगे। मैंने 30 to 35 रखा है, आप 20-25 भी कर सकते हो, आप मैक्सिमम 40 तक जा सकते हो। की फीचर्स विद एग्जांपल, आपको एग्जांपल भी देनी है, की फीचर बतानी है उस पीरियड की, उस एरा की जो क्वेश्चन के रूप में पूछा जाएगा। इसमें 60 to 70 वर्ड्स लिमिट हमने रखी है। और फिर हम मिनी कंक्लूजन देंगे, यानी कि छोटा कंक्लूजन होगा 20 शब्दों का, 25 शब्दों का, 15-18 शब्दों का भी हो सकता है वो। तो इस 3 स्टेप फार्मूला से हम शॉर्ट आंसर को कंप्लीट करेंगे सेक्शन ए के। सेक्शन बी के लिए हमारे पास कुछ अलग स्टेप है। अभी एक एक करके पॉइंट को कंफर्म करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इस शॉर्ट क्वेश्चंस को करने के लिए मैंने जो फार्मूला बताया है उसे मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं। ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है, ये आपको तरीका बताया जा रहा है कैसे आप लिखोगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टेप 1 जो हमारा है वो है डेफिनेशन का या कॉन्टेक्स्ट का, जो 30 से 35 शब्दों के बीच में होना चाहिए लगभग। अब इसमें क्या करोगे आप, फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप एक बार देखोगे, आप फर्स्ट क्वेश्चन, पहली बात तो आप सारे क्वेश्चंस को लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। इस वीडियो को स्क्रॉल करिए, ऊपर जाइए और पॉज दे करके सारे क्वेश्चंस को लिखिए। इस तरीके को भी, ट्रिक को भी लिख लीजिएगा, क्वेश्चन को भी लिख लीजिएगा और फिर आंसर को आप मैच करिएगा। देखिएगा एग्जैक्ट आंसर आपको मिलेगा और आसानी से आपको समझ में आएगा हर क्वेश्चन का आंसर आप किस स्ट्रक्चर पर, किस फार्मूले पर लिखने वाले हो, ये आपको आज आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि शुरू में लिखना क्या है, बीच में क्या लिखना है, अंत में क्या लिखना है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे वो रोमांटिसिज्म के बारे में बात कर रहा था सेक्शन ए के। तो अब आपको इसमें क्या करना है, आपको डेफिनेशन देनी है और कॉन्टेक्स्ट बतानी है कि किस कॉन्टेक्स्ट से ये क्वेश्चन लिया गया है। सबसे पहले आप रोमांटिसिज्म बता दो, रोमांटिसिज्म क्या है। आप इसके
ओरिजिन के बारे में बता सकते हो, किसने कॉइन किया है अगर आपको पता है। हालांकि रोमांटिसिज्म एक ऐसा वर्ड है जो कॉइन किसी एक के द्वारा नहीं किया गया था, ये कई सारे लोगों ने अपनी अपनी राय दी, अपना अपना वर्क लिखा, बुक लिखा, तब जाकर के रोमांटिसिज्म फेमस हुआ और 18th सेंचुरी के लास्ट में ये फेमस हुआ कॉलेज और वर्ड्सवर्थ के कारण। लेकिन ये कहां से आया? फ्रेंच से आया, इटालियन से आया, यूरोप से आया, कहां से आया? आपको ये अगर आता है कंफर्म आप कर सकते हो, नहीं आता है तो आप डिफाइन कीजिए रोमांटिसिज्म को। जैसे चूंकि वर्ड्सवर्थ को रेफर किया गया है तो वर्ड्सवर्थ को सबसे पहले पकड़िए। आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स 1802 में वर्ड्सवर्थ ने रोमांटिसिज्म का जो डेफिनेशन दिया वो इस तरीके से है, पोएट्री स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। देखिए ये लाइन है बड़ी, आप इसी को लिखोगे 15-20 वर्ड हो जाएगा, इसलिए आप पूरे के पूरे लाइन को कॉपी पेस्ट मत करिए, क्योंकि जो एग्जामिनर होगा, जो कॉपी चेक करेगा, उसे आपने फॉर्मूला रट करके लिखा है ऐसा नहीं लगना चाहिए। इसलिए आप इसका कुछ पॉइंट्स लिखिए जो इंपॉर्टेंट हो, जैसे स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, आप ये लिख दीजिए, काफी है इतना, क्योंकि पूरा का पूरा आपको समराइज फॉर्म में, रटे हुए फॉर्म में नहीं दिखानी है, क्योंकि वर्ड लिमिट भी हमें ध्यान रखनी है। ऐसे आप चाहो, मैं एग्जाम्पल केवल दे रहा हूं, विक्टर ह्यूज महोदय ने रोमांटिसिज्म को क्लासिज्म के विरोध के रूप में देखा और इन्होंने जो दिया वो ये, रोमांटिसिज्म इज लिबरलिज्म इन लिटरेचर। आप इनके कोट को दे सकते हो। वॉल्टर पीटर ने क्या दिया, एसी ब्रैडली महोदय ने क्या दिया, हैजलेट महोदय ने क्या दिया, आप किसी एक कोट को पकड़िए। पर जब वर्ड्सवर्थ को दे दिया गया रेफरेंस के रूप में, तो आप वर्ड्सवर्थ को ही पकड़िएगा, आप किसी और को मत पकड़िएगा। एक्स्ट्रा के रूप में किसी और को पकड़ सकते हो, पर ये तब पकड़िए जब ये लेंदी लॉन्ग क्वेश्चन हो, शॉर्ट में मत रखिएगा सबको, शॉर्ट में सिर्फ एक को पकड़िए, और वो भी जो छोटा कोट है, वर्ड्सवर्थ का छोटा कोट है, और नहीं छोटा है तो छोटा बनाइए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इसमें सिर्फ लिखिए स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, ये एनफ है, आपको पूरा कंटेंट लिखने की जरूरत नहीं है। स्टेप 2 आपका है फीचर्स विद एग्जांपल्स। चूंकि रोमांटिसिज्म और वर्ड्सवर्थ के बारे में रिलेट करके पूछा है क्वेश्चन नंबर 1 को, आपके सामने अगर लिखा हुआ है तो आप एक बार देखिएगा क्वेश्चन को। वर्ड्सवर्थ पूछा गया है तो वर्ड्सवर्थ के आप किसी पोएम को ले लीजिए, स्पेशली वो लीजिए जो आपने पढ़ा है और जो एलटी ग्रेड में है सिलेबस में आपके। अगर आप किसी और एग्जाम के जीआईसी के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप किसी भी पोएम को उठाकर रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे मान लीजिए टिंटन अबे के बारे में कुछ बता दिया। टिंटन अबे में नेचर ही मोरल गाइड है, इसमें मेमोरी है, नेचर है, रिमेम्बरेंस है, किसके साथ जाते हैं, क्या यादें लेकर के जाते हैं, एक दो लाइन आप इसमें बता दीजिए। इसमें सिंपल लैंग्वेज का यूज किया गया है, इसमें ओरेटरी लैंग्वेज नहीं है, नॉर्मल लोगों की लाइफ के बारे में बताया गया है, तो लैंग्वेज भी जो है वो सिंपल है, लोग भी सिंपल है, महाराजा राजाओं का कोई यहाँ पर एग्जिस्टेंस नहीं है, छोटे लोग, छोटी भाषा, छोटे काम और छोटी छोटी खुशियां इनको मिल रही है वहां पे। स्टेप 3 में आपको मिनी कंक्लूजन करनी है, रोमांटिसिज्म को कंक्लूड कर दीजिए बस। कुछ बातें आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि रूल इसका क्या है, ये स्कूल का आंसर नहीं है कि आप कुछ भी लिख दोगे आपको नंबर मिल जाएगा। क्लास 10th का, 12th का कॉपी भरने से ही नंबर पूरे मिलेंगे, नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। कॉपी आप भर दोगे बहुत अच्छी बात है, पर नंबर पूरे तब मिलेंगे जब आप स्ट्रक्चर फॉलो करोगे। स्ट्रक्चर ही देखेगा एग्जामिनर। कंटेंट आपने पूरा का पूरा भर दिया, समराइज कर दिया, टिंटन अबे को लिख दिया, इससे मतलब नहीं है। जो पूछ रहा है क्वेश्चन उसके फॉर्मेट पे, उसके स्ट्रक्चर पर आप चल रहे हो या नहीं। तो एक्सपेक्ट क्या करते हैं जो कॉपी चेकर होते हैं, वो ये, आपकी कंसेप्ट जो है वो क्लियर होनी चाहिए। टेक्सचुअल रेफरेंस दीजिए, अगर वो कहा है टिंटन अबे के बारे में तो टिंटन अबे के बारे में ही आपको रेफरेंस देनी है, किसी और पोएम को उठा करके नहीं रखना है। लिटरेरी टर्मिनोलॉजी आपको देनी है, यानी कि जो वर्ड पूछा जाए रोमांटिसिज्म, उसकी शब्दावली आप बताइए, उसके टर्म्स को बताइए, या जिस किसी भी पीरियड के बारे में बात की जाए उसके किसी टर्म्स को, लिटरेरी टर्म्स को आप बताइए। स्ट्रक्चर्ड आर्गुमेंट, अगर आपको आर्गुमेंट करनी है तो स्ट्रक्चर्ड करिए, जो पूछा गया है उसी में रह करके करिए। कंट्रोल्ड वर्ड लिमिट, वर्ड लिमिट भी आपकी कंट्रोल होगी तभी तो आप वर्ड लिमिट में रहोगे, वरना आपकी वर्ड लिमिट तो बहुत ज्यादा होने वाली है। यहाँ कहा गया है कि इस तरीके से समराइज नहीं करनी है आपको, इमोशनल राइटिंग नहीं लिखनी है आपको, और रैंडम एप्रिसिएशन नहीं करनी है कि वर्ड्सवर्थ को बस उठा उठा करके आप नचाते रहो कि बहुत बढ़िया पोएट, बहुत बढ़िया पोएट, बहुत बढ़िया पोएट। ये एप्रिसिएशन रैंडमली नहीं देना है आपको, जहां जरूरत हो वहां एप्रिसिएट करिए, और वो भी टेक्सचुअल रेफरेंस दे करके करिए, ताकि कॉपी चेकर को लगे कि आपने टेक्सचुअल बात की है, न कि रैंडमली। अब आपने क्वेश्चन लिखा होगा तो एक बार ध्यान से देखिए, हम फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। चलिए चलते हैं एक क्वेश्चन को कंफर्म करने,
ताकि आपको समझा सकूं मैं कि कैसे किस स्टेप पर जो 3 स्टेप फार्मूला दिया है मैंने, कैसे उस पर आप इसे रख सकते हो और कैसे फिट बैठेगा वो 3 स्टेप फार्मूला हर क्वेश्चन पर। देखिए, मैंने आपको जो फर्स्ट पॉइंट दिया था वो था डेफिनेशन या कॉन्टेक्स्ट भी आप इसमें लिख सकते हो। मैंने यहाँ 33 वर्ड्स लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि 33 वर्ड आप काउंट करना शुरू कर दो। एग्जैक्ट बिल्कुल नहीं होगा, हो सकता है ये 25 शब्द ही हो। तो आपको करना ये है कि जो बीच का पॉइंट है की फीचर्स एग्जाम्पल के साथ, आप इसमें लगभग डबल वर्ड रखें। अगर आप इसमें 20 वर्ड रख रहे हैं, इसमें 20 वर्ड रख रहे हैं, तो जो बचे शब्द आपको 80-90 वर्ड्स वो आप की फीचर में या बीच में रखें, ताकि आपका वर्ड लिमिट जो है वो पूरा रहे। तो डेफिनेशन या कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखना है हमें आपको बता दिया गया कि आपको रोमांटिसिज्म के बारे में लिखना है। रोमांटिसिज्म को डिफाइन कर दीजिए। देखिए, मैंने यहाँ पर गलती ये की है कि मैंने डेफिनेशन को यहां रख दिया है, जो मुझे यहां रखना था आप यहां रखिएगा, यानी डेफिनेशन वाले पार्ट में रखिएगा। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट मतलब ये है कि क्वेश्चन को कैसे जोड़ोगे आप। अगर रोमांटिसिज्म है तो रोमांटिसिज्म का क्या कॉन्टेक्स्ट है। तो आपको रोमांटिसिज्म के बारे में जैसे यहां लिखा हुआ है कि लेट 18th सेंचुरी में यह शुरू हुआ, एक ऐसा मूवमेंट जो लेट 18th सेंचुरी में शुरू हुआ, इंग्लैंड में शुरू हुआ, फ्रांस में शुरू हुआ, जर्मन में शुरू हुआ, कहां शुरू हुआ आप इसको भी लिख सकते हो। पर यहां नॉर्मली लिखा गया है, ऐसे बच्चों को बताने के लिए लिखा गया है जैसे आपको मान लीजिए बहुत कुछ नहीं आता, मैं ये मान के चल रहा हूं आपको बहुत कुछ नहीं आता, तो ऐसे लोगों को ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। जो ब्रिलियंट है, जिसको सब कुछ पता है, उसके लिए कोई बात ही नहीं है, वो कुछ भी लिख सकता है उसमें, कोई भी पॉइंट उठा करके कहीं से भी, कि गोएथे महोदय ने क्या कहा, ह्यूजो महोदय ने क्या कहा, उन सारी बातों को वो लिख करके रख सकता है वो। पर ये उनके लिए है जो नॉर्मली समझ नहीं पाते हैं कि क्या रखें हम। तो वो पॉइंट्स, वो मैटर मैंने यहाँ रखा है जो सबको आसानी से समझ में आए और जो सब लिख सके। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे रख दिए, कुछ वर्बोसिटी वाले वर्ड रखा मैंने जो आप भूल जाओ एग्जाम में जा करके, वो आपको वहां समझ में ना आए। ऐसा शब्द या ऐसे सेंटेंसेस यहाँ नहीं रखे हुए हैं। वो जो नॉर्मल है, जो आसानी से आप लिख समझ सकते हो, वो मैंने यहाँ रखा हुआ है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कि ये 18th सेंचुरी की बात है, लेट 18th सेंचुरी, यानी वही 1780-90 वाली बात है ये। और ये अगेंस्ट न्यू क्लासिकल रैशनलिज्म और रिजिड फॉर्मल डिसिप्लिन के खिलाफ एक रिएक्शन था। यानी आपको ये भी पता चल गया, आपने ये भी बता दिया कि रोमांटिसिज्म जो था वो न्यू क्लासिकल के खिलाफ एक मूवमेंट था। तो आपने ये कॉन्टेक्स्ट बता दिया इसका। फर्स्ट जो पार्ट होता है वो इंट्रोडक्शन का होता है, जो सेकंड होता है वो मेन बॉडी का होता है, मेन कंटेंट का होता है, और जो थर्ड होता है वो कंक्लूजन का होता है। तो जो फर्स्ट है, जो इंट्रोडक्शन है, उस इंट्रोडक्शन में आपको रखना है ये वाला पार्ट डेफिनेशन का और कॉन्टेक्स्ट का। तो इसमें हमने कुछ कीवर्ड रखे हैं, कुछ मेन पॉइंट रखा है, मतलब हमने ब्रेविटी और प्रिसाइजली उस वर्ड को यहाँ रखा हुआ है, बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल न करके, कम शब्दों को लेकिन बहुत ही शानदार शब्दों को हमने रखा है, जैसे कि इमेजिनेशन, ये की फीचर है रोमांटिसिज्म का। इमोशन, ये भी की फीचर है। इंडिविजुअलिटी भी आपका की फीचर है। ऐसे प्रोफाउंड स्पिरिचुअल रिलेशनशिप भी आपका है कीवर्ड बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड नेचर। तो ये सब कीवर्ड है जो हमने यहाँ रख दिया है, हमने यहाँ रख दिया है। आप इसे यहाँ रखोगे, आप इसका इस्तेमाल बाद में भी कर सकते हो। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आप ऐसे कीवर्ड उठा करके सबसे पहले इंट्रोडक्शन में शुरुआत में रख दो, और फिर इन्हीं को थोड़ा सा बढ़ा करके आगे पीछे लिख करके आप बीच के कंटेंट में इसे लिख दिया करो। पर चूंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें इतना आपको लिखना नहीं है, तो केवल इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वही लिखा करिए। ये वाला पार्ट जो डेफिनेशन है, केवल ये जाएगा ऊपर। ये जो फर्स्ट लाइन है वो यही रहेगा, की फीचर्स में ही लिखा जाएगा। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो की फीचर में क्या है, हमने लिखा है सिंपलिसिटी ऑफ डिक्शन। डिक्शन की सिंपलिसिटी है, लैंग्वेज सिंपल है। आपको पता है कि वर्ड्सवर्थ ने या रोमांटिक जो पोएट्स थे उन्होंने सिंपल लैंग्वेज का यूज किया है। रूरल लाइफ दिखाया है, राजा महाराजा की बात ही नहीं किया इन्होंने, और इंट्रोस्पेक्टिव रिफ्लेक्शन का यूज किया है। तो ये की फीचर्स हैं रोमांटिसिज्म के। आपको भी ऐसे की फीचर्स, की पॉइंट्स, थीम्स, ऐसे आपको एक कॉपी में 2-4 पॉइंट एक कॉपी में आपको लिख लेनी चाहिए। और फिर हम आएंगे एग्जांपल्स। एग्जांपल जैसे हमने यहाँ रख दिया टिंटन अबे। अब रोमांटिसिज्म कहाँ है? रोमांटिसिज्म तो सारे के सारे पोएम में है वर्ड्सवर्थ के, तो आप उसको उठाइए जो आपके सिलेबस में है। आपके सिलेबस में है टिंटन अबे, आप टिंटन अबे उठाइए। अब टिंटन अबे में जो भी आपको समझ में आए आप लिख दीजिए। आप इसका कोट चाहे लिख दीजिए, टिंटन अबे की कुछ अच्छाई लिख दीजिए, कुछ नेचर मेमोरी से रिलेटेड कुछ बातें लिख दीजिए, और फिर मिनी कंक्लूजन की तरफ चलेंगे हम। मिनी कंक्लूजन में आप शुरुआत 10 से कर सकते हो। हेंस से मत करिएगा, क्योंकि हेंस थोड़ा मैथमेटिकल लग जाता है, इसलिए 10 से शुरू कीजिए, या इन समिंग अप से शुरू कीजिए, या इन द कंक्लूडिंग लाइन्स से शुरू कीजिए। ऐसे कुछ फ्रेज को लीजिए और फिर स्टार्ट कर दीजिए अपना कंक्लूजन। ये भी ध्यान दीजिएगा, ये हेडिंग्स आपको नहीं लिखनी है।
ऐसा ना हो कि मैंने हेडिंग लिखा तो आप भी हेडिंग लिख दो। हेडिंग में आंसर को नहीं लिखते, ये याद रखिएगा, और वो भी तब जब ये शॉर्ट आंसर्स हो। अगर ये 1000 वर्ड्स वाले होते तो हम एक बार सोचते, शॉर्ट है इसलिए इसमें नहीं लिखेंगे। और पैराग्राफ आप जरूर चेंज करिएगा, गैप मत दीजिएगा। मैंने गैप दिया है, आप गैप मत दीजिएगा। ऐसे फुल स्टॉप हो जाए जहां अगली लाइन पूरी छोड़ दीजिए, उसके सामने की जो लाइन है वो छोड़ दीजिए और फिर यहीं से शुरुआत कर दीजिए। जैसे ये शुरुआत है ना, वैसे ये बिना लाइन गैप के आप शुरू कर दीजिएगा। ऐसा मत करिएगा कि ये थोड़ा सा गैप करके आप यहां से शुरू करो, यहां से मत शुरू करिएगा, यहां से शुरू करिएगा। क्योंकि अब जो लेआउट होता है ना, वो ब्लॉक लेआउट होता है। तो जो भी आंसर लिखे जाएंगे वो ब्लॉक लेआउट में लिखे जाएंगे, और ब्लॉक लेआउट यही होता है कि वो यहीं से शुरू होता है, वो दाएं बाएं यहां से शुरू नहीं होता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो 3 स्टेप में या 3 पैराग्राफ फार्मूला पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। इस तरीके से आप अगर सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, मेटाफिजिकल पोएट्री और कैनोनाइजेशन की बात जो हो रही है सेकंड क्वेश्चन में, आप उसे देखेंगे। इसमें भी आपको 3 स्टेप में आपके आंसर कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको मैं एक एक क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं, आप ध्यान से देख लीजिए। आप चाहें तो पॉज करके आप इसका आंसर लिख सकते हैं। सारे क्वेश्चंस को मैंने बताया है इस 3 स्टेप फार्मूला पर, ताकि आपको ये आसानी से समझ में आ जाए। इसका भी अगर पोएम का जिक्र हो तो आप पोएटिक डिवाइसेस का भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं जब जब हम लॉन्ग आंसर में चलेंगे तब हम बात करेंगे बहुत सारी चीजों के बारे में। अगर आप लॉन्ग आंसर कवर कर लेते हो तो शॉर्ट आंसर आपके पास, वैसे भी शॉर्ट आंसर आपका कवर हो जाएगा। तो फोकस करिए लॉन्ग आंसर्स को कवर करने का, शॉर्ट अपने आप कंफर्म हो जाएगा। इस तरीके से सारे क्वेश्चंस को हमने 3 स्टेप फार्मूला पर यहाँ पर बेस्ड किया है। ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का। अब हम चलेंगे सेक्शन बी को कंप्लीट करने। तो चलते हैं, ये कंफर्म करते हैं कि सेक्शन बी जो 200 शब्दों में हमें लिखनी है, जो लॉन्ग आंसर के रूप में आएगा क्वेश्चन आपके एग्जाम में, हम उसे कैसे कंप्लीट करेंगे। अभी तक हमने 125 को देखा, जिसे हमने 3 स्टेप या 3 पैराग्राफ फार्मूला पर बेस्ड करके क्वेश्चंस का आंसर दिया है। अब हम चलेंगे 200 में। 200 को हम 5 पार्ट्स में बांटेंगे, या यूं कहें 5 स्टेप फार्मूला पर हम इसे लेकर चलेंगे और बेस करेंगे। अब देखिएगा 5 स्टेप है क्या। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। अभी मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा। आपको यहाँ नॉर्मली ये एक पेज दे दे रहा हूं, आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के या पॉज देकर के आप लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे हम, ऑथर के, टेक्स्ट के, जो सेंट्रल आर्गुमेंट होगा उस आंसर का, उसके बारे में लिखेंगे हम। 2-3 लाइन में इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लेंगे। फिर लिटरेरी या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे। देखिए लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट अलग होता है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट अलग होता है। जो मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, आप विश्वास करेगा आपको हर क्वेश्चन का आंसर आएगा। जैसे लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट क्या है, मूवमेंट के बारे में बात कर लेंगे हम। देखिए कोई भी पोएम आए, कोई भी नॉवेल आए, कोई भी ड्रामा आए, कुछ भी आए, वो किसी न किसी मूवमेंट से जुड़ा हुआ होगा। भाई कोई भी बंदा हो, चाहे वो हैजलिट हो, चाहे वो डिकेंस हो, चाहे वो टेनिसन हो, चाहे वो एलियट हो, ब्राउनिंग हो, कोई भी हो, वो किसी न किसी मूवमेंट से जुड़ा हुआ होगा। वो रेनेसा से हो सकते हैं, रोमांटिसिज्म से, मॉडर्निज्म से, विक्टोरियन एज से, या किसी भी एज से। तो आप जैसे ही आपको पता चला कि ये बंदा रोमांटिसिज्म से रिलेटेड है, आप रोमांटिसिज्म का जो की फीचर है आप उसको कॉपी पेस्ट करिए। चूंकि आपने पढ़ा है सारे के सारे मूवमेंट का 2-4 वर्ड आपके पास कीवर्ड है, आप उसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए। वो लाइन जो आपने पढ़ी है ना, वो हर जगह काम आएगा। जैसे ही वो क्वेश्चन आएगा आप उसको वहां उठा करके लेकर जाइए, वहां रखिए, बनाइए, अपने तरीके से क्वेश्चन को बनाइए जो आपको याद है। आप क्वेश्चन के हिसाब से घूमिए मत, आप अपने तरीके से क्वेश्चन को घुमाइए। तो ये तो हो गया आपका लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट। आप इस कॉन्टेक्स्ट को आप इस तरीके से बता दिए कि ये जो क्वेश्चन है वो इस मूवमेंट से जुड़ा हुआ है और इस मूवमेंट की ये खासियत है, और ये पोएट या ये राइटर इस मूवमेंट के प्रोमिनेंट राइटर है। अब बात आएगी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की। हिस्टोरिकल का मतलब यह है कि इसका पीरियड बैकग्राउंड। जैसे अगर बात की जाए रेनेसा की, तो रेनेसा का बैकग्राउंड क्या रहा होगा। क्या उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन था, या रिवाइवल ऑफ लर्निंग था, या नॉलेज था, या क्या था। यानी आपको उस मूवमेंट के बारे में बतानी है, जो उसकी बैकग्राउंड के बारे में बतानी है। अगर मैं बात करूं वॉल्ट विटमैन की, तो वॉल्ट विटमैन की एक पोएम है, बेहतरीन पोएम है, आपको याद होगा, ओ कैप्टन माय कैप्टन। अब ओ कैप्टन माय कैप्टन की अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएं, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जाएं, तो आपको ये पता होगा कि ये 1865 की बात है या ये 2025 की बात है। ये अब्राहम लिंकन जो प्रेसिडेंट थे उनकी बात है, या हेनरी द 8th जो किंग थे इंग्लैंड के, उनकी बात है। किसके बारे में बात कर रहा है हिस्टोरिकली, वो आप यहां लिख सकते हो। ये सिविल वॉर के बारे में बात कर रहा है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट या वर्ल्ड वॉर सेकंड के बारे में बात कर रहा है, किस वार के बारे में बात कर रहा है, ये भी आप कंफर्म कर सकते हो। इस तरीके से आप जो पीरियड चल रहा हो उसकी बैकग्राउंड हिस्टोरिकली आप लिख सकते हो, या कोई ट्रेडिशन उस टेक्स्ट से रिलेटेड हो आप उसे भी लिख सकते हो।
हम बात करें थर्ड पैराग्राफ की या थर्ड स्टेप की, वो है थीमेटिक एंड टेक्निकल एनालिसिस की। टेक्निकल एनालिसिस कीजिए। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है टेक्निक, किस टेक्निक का यूज किया गया। इसमें ड्रामेटिक मोनोलॉग यूज हुआ है, बिल्डिंग्स रोमन यूज हुआ है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यूज हुआ है, कौन सा टेक्निक यूज हुआ है। और थीम तो जरूरी है आपको पढ़ना। हर एक पोएम को पढ़ेंगे, हर एक नॉवेल को आप देखेंगे तो आपको थीम मिलेगा। तो जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पोएम्स या इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आपके राइटर्स हैं, उनको आप जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये जानना होगा कि कौन से इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, इंपॉर्टेंट पोएट्स हैं, इंपॉर्टेंट आपके प्ले राइट्स हैं, अगर आपको ये जानना होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इंपॉर्टेंट राइटर्स बता दूंगा ताकि आप उसके इर्द गिर्द घूमिएगा। पर मूवमेंट आप जरूर याद रख लीजिएगा। सारे मूवमेंट्स, सारे जो फॉर्म्स हैं, लिटरेरी जो फॉर्म्स हैं और लिटरेरी जो मूवमेंट्स हैं, इसे जरूर याद रख लीजिएगा। उसे याद करने के बाद बहुत सारी चीजें आपकी आसान हो जाएंगी। along with literary devices, इसी पार्ट में आपको लिटरेरी डिवाइसेस को लिखना है, यानी फिगर ऑफ स्पीच जिसमें आती है, तो फिगर ऑफ स्पीच बता दीजिए, इमेजरी, सिंबोलिज्म जो भी यूज हुआ है आप इसमें लिख सकते हो। स्ट्रक्चर आप बताइए किस स्ट्रक्चर पर बेस है, यानी कि ये फ्री वर्स है, ब्लैंक वर्स है, राइम्ड वर्स है, क्या है वो आप लिख दीजिए। स्टाइल क्या है, सिंबोलिज्म क्या है और कैरेक्टराइजेशन क्या है, वो आपको लिखनी है थर्ड स्टेप में या थर्ड पैराग्राफ में। फोर्थ जो पैराग्राफ है वो है क्रिटिकल इंसाइट, जिसे इंटरप्रिटेशन कहते हैं। ये डीपर मीनिंग को लेकर के जाता है। यहां लिखा है कि एनालिटिकल ऑब्जर्वेशन शोइंग डीपर अंडरस्टैंडिंग बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, यानी कि ये डिस्क्रिप्शन से बियॉन्ड होता है। तो डीपर मीनिंग आपको लिखनी है क्रिटिकल इंसाइट में। मैंने यहाँ पर क्रिटिकल इंसाइट कहते किसे हैं यहाँ पर रखा है ताकि आपको ये समझ में आए। क्रिटिकल इंसाइट इज द एनालिटिकल इंटरप्रिटेशन दैट रिवील्स द डीपर सिंबॉलिक और फिलोसॉफिकल मीनिंग ऑफ अ लिटरेरी वर्क। मैं आपको क्रिटिकल इंसाइट को थोड़ा और कंफर्म करूंगा आगे। अभी आपको मैं लेकर चलता हूं फिफ्थ पॉइंट पर। फिफ्थ पॉइंट आपका वही है कंक्लूजन। यहाँ मिनी कंक्लूजन के बजाय कंक्लूजन आया, या आप इवेल्युएशन दे सकते हो। इवेल्युएट करने के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप वहां अपना इवेल्युएशन दीजिए, मूल्यांकन कीजिए। तो ये फाइनल आपका वर्डिक्ट है। आपको यहाँ फाइनली कुछ लाइंस में कंप्लीट करनी है अपने क्वेश्चन को। अब यहाँ देखिएगा, हम थोड़ा सा इसे डीपली समझने की कोशिश करते हैं, अपने 5 स्टेप्स को, 5 पॉइंट्स को। आपको पॉइंट समझ में आ गए, आप आंसर आसानी से बना लोगे। हमने इस 5 पॉइंट्स को ICTCC का नाम दिया है। ये कई सारे लेयर्स में, आपको लॉन्ग आंसर कई सारे लेयर्स में लिखने होते हैं। 5 स्टेप का स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ बताया। फर्स्ट आपको दिया इंट्रोडक्शन, जो 2 से 3 लाइन में आपको लिखनी होती है। आपको बताया मैंने कि ऑथर, मूवमेंट और कॉन्टेक्स्ट के बारे में आपको लिखनी है। इसमें आप डेफिनेशन भी दे सकते हो। अगर ये फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको डेफिनेशन भी देनी है और सेंट्रल आर्गुमेंट दे सकते हो। एग्जाम्पल के रूप में मिल्टन का इन्वोकेशन, जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसका आंसर मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले हम इसे कंफर्म कर लेते हैं। तो नॉर्मल ये कहना कि मिल्टन वाज अ ग्रेट पोएट, इससे अच्छा है कि आप इस तरीके से कहिए जिसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट ओपन्स विद दिस क्लासिकल एपिक इन्वोकेशन अलाइनिंग द पोएम विद द ट्रेडिशन ऑफ होमर एंड वर्जिल। आपको पता है कि होमर वर्जिल के ही ट्रेडिशन पर, पद चिन्हों पर चल रहे हैं मिल्टन महोदय, while establishing its Christian theological framework। अब आपको डिफरेंस दिख जाएगा कि मिल्टन वाज अ ग्रेट पोएट कहना ज्यादा इंपैक्टफुल होगा, ज्यादा इफेक्टिव होगा, या ये हो सकता है आपको ये समझ में ना आए। आप सोचो कि यार ये नहीं आता मुझे, तभी तो लिखता हूं मैं मिल्टन वाज अ ग्रेट पोएट। ऐसा नहीं है। आप जब 2-4 लाइन, 2-4 की फीचर्स पढ़ेंगे ना, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। बातों को घुमाना आपको आना चाहिए। एक आध लाइन आप ऐसे देख लोगे 2 बार 4 बार ना, आपको आसानी से ऐसे लाइन बनाना आ जाएगा एग्जाम में। कॉन्टेक्चुअल लिंक देखते हैं हम। इसमें 1-2 लाइन एक्सप्लेन करना है कि ये टेक्स्ट कहां से लिया गया है लिटरेरी हिस्ट्री की। जैसे आपको मैंने बताया कि रोमांटिसिज्म से लिया गया है, न्यू क्लासिकल से लिया गया है, मॉडर्निज्म से लिया गया है, मेटाफिजिकल पोएट्री से लिया गया है। ये क्वेश्चन किस मूवमेंट से लिया गया है, ये किस फॉर्म से लिया गया है, आपको ये आना चाहिए। वहां से आप 2-4 लाइन लिख लोगे। थर्ड जो था वो था थीम, टेक्निक, यानी कि ये बॉडी पैराग्राफ्स है, यानी कि ये सेंट्रल पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है, मेन आइडिया आपको लिखनी है इसमें। लिटरेरी डिवाइस लिखनी है इसमें। इसमें साफ साफ लिखा है कि हर पैराग्राफ में क्लियर आइडिया होना चाहिए। टेक्सचुअल एग्जांपल हो, जो टेक्स्ट से रिलेटेड हो, वो एग्जांपल आप दीजिए, वो कोट आप दीजिए। लिटरेरी टर्म का यूज करिए, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दीजिए, छोटा एक्सप्लेनेशन, बहुत ज्यादा नहीं। जैसे अगर किड्स की इमेजरी के बारे में पूछ ले तो आप विजुअल इमेजरी बताइए, पैराडॉक्स बताइए, फ्रोजन टाइम वर्सेस लिविंग ब्यूटी जो हमारे कीट्स महोदय ने ओड में दर्शाया है। फिर सेंसुअस लैंग्वेज इनका है, सेंसुअस पोएट कहते भी हैं कीट को, कीट वाज अ सेंसुअस पोएट। सिंबोलिज्म का यूज किया है। आप अवॉइड क्या कीजिए, फुल स्टोरी नरेशन, आप पूरी की पूरी स्टोरी मत लिख दीजिए।
ओड टू ग्रेसन आ गया या द सेकंड कमिंग आ गया तो पूरी कहानी छाप दो आप। नॉवेल आ गया तो नॉवेल को ही आप शुरू कर दो कहानी के रूप में लिखना। एक्सेसिव कोटेशन, ऐसा भी नहीं कि कोटेशन आप बहुत लिखो कि बार बार कोटेशन पे कोटेशन दागे जा रहे हो आप। पंच पर पंच लाइन मारना भी बहुत अच्छा नहीं होता है। एक दो मैक्सिमम कोट आप लिखिए, शॉर्ट में और लॉन्ग में भी। लॉन्ग में 2 से 3 लिखिए, शॉर्ट में 1 से 2 लिखिए, यानी 1 से 3 के बीच में जाइए, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। और मोरल प्रीचिंग मत करिए, उपदेश मत दीजिएगा उसमें, जो टेक्स्ट मांगे वही आप जवाब दीजिएगा। क्रिटिकल इंसाइट मैंने बताया था कि ये डीपर मीनिंग बताता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए और आप सिर्फ ये बता दो कि इसमें क्या हुआ, इस कहानी में क्या हुआ, इस नॉवेल में क्या हुआ, तब तो ये समरी है। उस कहानी का मतलब क्या है, मैकबेथ में आखिर मैकबेथ का क्या मतलब है, क्यों मैकबेथ कहानी को बनाया गया, लेडी मैकबेथ का क्या रोल है, क्या ऐसा था नेचर जिससे राइटर जो है वो मोटिवेट होकर के मैकबेथ लिखता है। तो ये क्रिटिकल इंसाइट है, ये समरी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको बतानी हो तो यहां पर लिखा है मैंने, मैकबेथ बिकम्स किंग। ये लिखना कि मैकबेथ राजा बन गया या राजा बनता है, इससे ज्यादा अच्छा है आपको ये लिखना मैकबेथ शोज डिस्ट्रक्टिव एम्बिशन। यानी मैकबेथ अपनी डिस्ट्रक्टिव एम्बिशन, जो विनाशकारी महत्वाकांक्षा थी, उसके कारण राजा बना। तो आपने यहां पर ये तो बता दिया कि राजा बना, पर आपने ये भी दे दिया कि राजा कैसे बना, क्या मतलब था उसके राजा बनने का, किस तरीके से बनता है वो। तो डिस्ट्रक्टिव एम्बिशन, डिस्ट्रक्टिव विजन के कारण ही मैकबेथ राजा बनता है। तो आप नॉर्मल लेकर के मत चलिएगा, थोड़ा सा इनसाइट क्रिटिकली दीजिएगा, ताकि जो सामने वाला देखे उसको भी थोड़ा सोचने पर मजबूर हो कि आपने लिखा क्या है। कंक्लूजन क्या है इसका, कंक्लूजन लास्ट में आप दीजिएगा। आप इवेल्युएशन कर सकते हो, कंट्रीब्यूशन दे सकते हो, या जो रिलेवेंस चीजें होती हैं वो दे सकते हो। जैसे कि मैंने आपको यहाँ लिखा है, अगर द वेस्टलैंड के बारे में बात करूं मैं, दस द वेस्टलैंड स्टैंड्स एज ए लैंडमार्क ऑफ मॉडर्निस्ट फ्रैगमेंटेशन। देखिए मॉडर्निस्ट का जो एक की वर्ड है वो है फ्रैगमेंटेशन का, तो फ्रैगमेंटेशन हमने रख दिया ताकि लास्ट में भी, क्योंकि इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, पर हिंदी में कहते हैं अंत भला तो सब भला। तो इस फार्मूले को, दोनों फार्मूले को हम लेकर चलेंगे। स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन अच्छा करेंगे हम, और लास्ट का कंक्लूजन अच्छा करेंगे हम, और बीच में तो आप अच्छा करोगे ही अगर आपको स्ट्रक्चर यानी ये पॉइंट्स पांचों पता है तो। अब कुछ बातें और बता दी जाए। कॉमन मिस्टेक्स क्या होता है लॉन्ग आंसर में, आप पूरी की पूरी कहानी लिखना शुरू कर देते हो, लिटरेरी टर्म का यूज ही नहीं करते कि मेटाफिजिकल पोएट्री का है, ये कौन सा टर्म है यूज हुआ है, वो आप, उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। स्ट्रक्चर आप फॉलो ही नहीं करते जो मैंने आपको बताया। मूवमेंट का कोई रेफरेंस आप नहीं देते हो कि किस मूवमेंट का है और इस मूवमेंट में क्या होता है। वर्ड लिमिट आप क्रॉस कर जाते हो, और जो लिखते हो वो जनरिक इंट्रोडक्शन देते हो, नॉर्मल कि मैकबेथ ये था, मैकबेथ वो था, मैकबेथ को विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, किसने लिखा है, बस आप लिख करके काम चला लेते हो। तो अभी मैं आपको कंफर्म कर दूं वो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 से 20 एक एक करके आपको इन 5 स्टेप्स की मदद से बताऊंगा, और फिर आपको बताऊंगा कि अगर पोएम आएगा तो क्या लिखना है, नॉवेल आएगा तो कैसे लिखना है, यस्से आएगा तो कैसे लिखना है, प्ले आएगा तो कैसे लिखना है, ग्रामर आएगा तो ग्रामर को कैसे हैंडल करनी है, टॉपर्स कैसे लिखते हैं, उनको मार्क्स कैसे ज्यादा मिलते हैं, वो चीजें हम बाद में कंफर्म करेंगे। पहले कंफर्म कर लेते हैं इसके आंसर को, और फिर कंफर्म करेंगे हम बाकी चीजों के बारे में कि किस स्ट्रक्चर पर हम नॉवेल, यस्से, प्ले लिखेंगे या ग्रामर लिखेंगे। तो यहां देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 जो है मिल्टन्स का इन्वोकेशन पैराडाइज लॉस्ट। मैंने आपको बताया कि इनमें 5 स्टेप फार्मूला आप लगाइएगा। पहला इंट्रोडक्शन, हमने यहाँ पे 45 वर्ड्स के आसपास रखा है, आप नॉर्मली से 30, 40, 50 आप रख लीजिएगा, आपके अनुसार आपको यहाँ पे लिखना है। बस ये ध्यान दीजिएगा कि ये आपकी जो लिमिट है वो एक्सीड नहीं होनी चाहिए, 200 से 220 शब्दों के बीच में ही घूमिएगा, यानी नॉर्मली आप इसमें 25 लाइंस के आसपास आप जाइएगा। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन आपको देनी है जॉन मिल्टन की इन्वोकेशन के बारे में। इसमें इंट्रोड्यूस कर दीजिए, लिटरेरी या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बता दीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये रेनेसा से रिलेटेड है, तो रेनेसा हमने यहाँ रख दिया है, क्लासिकल लर्निंग है इसमें। होमर वर्जिल का भी हमने जिक्र कर दिया क्योंकि मिल्टन को फॉलो करते हैं। हेवनली म्यूज के बारे में एड्रेस करता है, ये कॉन्टेक्स्ट है, ये लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये जो सेकंड पॉइंट है ये कंफर्म करनी है। फिर हम चलेंगे थीमेटिक और टेक्निकल एनालिसिस, यानी कि पोएटिक डिवाइसेस के बारे में आप बात कर सकते हो, थीम के बारे में बात कर सकते हो, टेक्निक कौन सा यूज किया है इन्होंने, ग्रैंड स्टाइल जो टेक्निक है वो इन्होंने इस्तेमाल किया है। तो ये सब बातें आप लिख सकते हो, ब्लैंक वर्स में लिखा है, किस में लिखा है, ये भी आप इसमें लिख सकते हो। तो थीम मैंने यहाँ पे लिख दिया मैंस फर्स्ट डिसओबीडियंस, ये कोट के तौर पर हमने थीम को रखा है। तो इस तरीके से कोट भी हो गया एक छोटा सा, और थीम भी हो गया। यहाँ पे भी ऐसे हमने बता दिया मिल्टन का पर्पस क्या था, तो ये टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मेन,
इसमें आपको ये भी बता देनी है, ब्लैंक वर्स में है ग्रांड स्टाइल का यूज। आपको ग्रांड स्टाइल को डिटेल में नहीं बतानी है, बस बतानी है कि ग्रांड स्टाइल है, ग्रांड स्टाइल का यूज किया है, यही टेक्निकल एनालिसिस है, यही है टेक्निक मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट में इन्होंने यूज किया है। तो हमने की वर्ड को, की पॉइंट को यहाँ पे रख दिया और कंप्लीट हो गया। हमें 1000 शब्दों में नहीं लिखनी है, हमें अपने वर्ड लिमिट में रह करके लिखनी है। तो बहुत डिटेलिंग नहीं करनी है कि हमें ग्रांड स्टाइल आती है तो मैं ग्रांड स्टाइल को डिफाइन करूंगा, उसके बारे में बहुत सारी बातें बताऊंगा, ये सब मत करिएगा। ऐसे है क्रिटिकल इंसाइट, आपको क्रिटिकल इंसाइट देनी है, थोड़ा सा डीपर मीनिंग रखनी है आपको। यहाँ क्रिश्चियन थियोलॉजी के बारे में बात कर रहा है राइटर, पोएट डिवाइन इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रहा है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात कर रहा है, तो आपको ये भी थोड़ी सी बता देनी है। अब कंक्लूजन में हम आएंगे और इस तरीके से कंक्लूजन में आप 10 करके इस कहानी को खत्म करिए। यदि आप इवेल्युएशन दीजिए, आप रिलेवेंस कुछ बातें बताइए, आप कंक्लूड कीजिए आप, और पूरी की पूरी आपकी जो 5 स्टेप फार्मूला है वो कंप्लीट होती है यहाँ पर। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 12 को भी देख सकते हो जो 5 स्टेप फार्मूला को फॉलो करती है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पॉज देकर के आप इसे लिख भी सकते हो, या आप कुछ की वर्ड जो है इसमें से आप लिख सकते हो अपने कॉपी में। जरूरी नहीं कि आप पूरा कॉपी पेस्ट करो, लेकिन कीवर्ड्स जरूर लिख लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 14 है, वेस्टलैंड को मॉडर्निस्ट, मॉडर्निस्ट और मॉडर्निज्म जरूर याद कर लीजिएगा आप, और एक पोएट उसमें से, और वो भी एलियट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उनका द वेस्टलैंड तो आपको पता ही है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 15 है, ग्रेट एक्सपेक्टेशन को सोशल क्रिटिसिज्म के रूप में दिखाया गया है। मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इन ऑल माई सन्स में, तो वर्ड लिमिट को रख करके हमने यहाँ रखा हुआ है, 5 स्टेप को फॉलो करते हुए लिखा हुआ है हमने। अगर टाइम मैनेजमेंट की बात की जाए तो आप टाइम मैनेजमेंट थोड़ा अपने आप बना लीजिएगा। मुझे जहां तक लगता है फर्स्ट जो सेक्शन है उसे आप 1.25 घंटे में कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा, और जो सेकंड सेक्शन है चूंकि ये लंबी है, आप इसमें बाकी टाइम अपना दे सकते हो, पर अपने अनुसार हर एक क्वेश्चन को आप टाइम दीजिएगा, और उस टाइम में आप एक एक क्वेश्चन को, एक शॉर्ट एक लॉन्ग लिखने की कोशिश करिएगा। देखिएगा, लिखने का काम जरूर करिएगा, हर दिन 1 घंटा दीजिए लिखने में, क्योंकि लिखने का रफ्तार आपका, स्पीड आपकी होनी चाहिए, एक्यूरेसी आपकी आ जाएगी लिखते लिखते, पर स्पीड भी होनी चाहिए। पता चले आप 1 घंटे के बाद आपका हाथ दर्द करना शुरू कर दे और आप 5 मिनट हाथ पकड़ करके बैठे हो कि ये ठीक हो जाए फिर मैं लिखूं, ये काम मत करिएगा। तो लिखने का प्रैक्टिस पहले कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, 18 में मेजर थीम क्या है द मेयर ऑफ कैस्ट्रोबिस का। फिर 19 ट्रांसलेशन, हालांकि ट्रांसलेशन क्वेश्चन के रूप में नहीं दिया गया था, फिर भी मैंने ट्रांसलेशन लिख दिया ऐसे ही। तो कोई भी ट्रांसलेशन आए, कुछ बड़े बड़े भयंकर भयंकर शब्द आपको मिलेंगे जिसका ट्रांसलेशन आपको करना होगा। जरूरी नहीं कि उसका एग्जैक्ट आप वर्ड मीनिंग लिख पाओ तो बहुत बढ़िया, नहीं लिख पाओ तो आपको घुमा फिरा के उसका सिनोनिम्स या 2-4 वर्ड में अगर उस शब्द का अर्थ निकल जाए वो, या अपोजिट करके नॉट लगा दीजिएगा ताकि उसका मेनली अर्थ वो निकल जाए। मतलब अर्थ निकालना है आपको है उस शब्द का। अगर आपको पर्टिकुलर उस वर्ड का एग्जैक्ट वर्ड मीनिंग ना पता हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे 20 जो लास्ट क्वेश्चन था आपका फॉर्मल लेटर का, वो लेटर आपको यहाँ लिख करके दे दी गई है कि कैसे आपको लेटर लिखनी है। तो लेटर आएगा, एप्लीकेशन आएगा, फॉर्मल आएगा, इनफॉर्मल इनफॉर्मल आएगा। यहाँ तो बात आपकी ऑफिसर के बारे में है तब तो हमने ऐसे लिख दिया, लेकिन अगर सेंडर रिसीवर दोनों एड्रेस मांगना शुरू करेगा, वहां कैसे लिखेंगे, हम नाम अपना लिखेंगे नहीं लिखेंगे, ये सब ध्यान दीजिएगा। योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, योर्स ऑबिडेंटली कहाँ लगाते हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप। लास्ट में नाम अगर लिखा है क्वेश्चन पेपर में तो लिखिएगा, नहीं लिखा है तो XYZ लिखिएगा, अपना नाम लिख करके मत आ जाइएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस खत्म होते हैं। मैं आपको लेकर के चलता हूं कंफर्म करने के लिए कि किस तरीके से हम और भी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, किस तरीके से स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे हम। तो अगर पोएम आएगा तो पोएम में क्या स्ट्रक्चर होगा, देखिएगा फॉर्म और मीटर जरूर रखिएगा। जब भी पोएम पूछे, कोई भी पोएम पूछेगा उसमें फॉर्म और मीटर के बारे में बात कर लीजिएगा, ये पॉइंट अपने माइंड में रखिएगा। ये पॉइंट आपके माइंड में रहेगा तभी कुछ लाइन्स आप बना सकते हो। जैसे वो पोएम जो है वो ओड है, बैलेड है, फ्री वर्स है, क्या है उसका फॉर्म, मीटर क्या है, वो मीटर क्या है उसका, अगर आपको पता है तो आयम्बिक पेंटामीटर है, हेक्सामीटर है, डेक्सामीटर है, क्या है वो, ये आप लिख लीजिएगा अगर आपको पता है तो। नहीं पता है तो आप उसको छोड़ दीजिएगा, आप आगे वाले पॉइंट्स पर ध्यान दीजिएगा। ये स्ट्रेटजिक डिवीजन क्या है, यानी ये क्वाड्रेंट्स में डिवाइड है, कपलेट्स है, टर्सेट है, क्या है ये, इसके बारे में स्पेंसरियन है, राइम रॉयल है, क्या है ये, राइम स्कीम क्या है या रिदम क्या है। तो ए बी जो भी है वो आप यहाँ पर कंफर्म कर लीजिएगा। इमेजरी या सिंबोलिज्म सेंट्रल टू पोएटिक स्ट्रक्चर, अब आपको पोएटिक स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे सेंट्रलाइज करनी है कि इमेजरी है, सिंबोलिज्म है, क्या है, कैसे है, आपको ये वर्सिफिकेशन के रूप में पोएम स्ट्रक्चर में रखना होगा। तो जब भी क्वेश्चन पूछे पोएम से रिलेटेड इन चीजों को जरूर रखिएगा। अगर नॉवेल आ जाए
नॉवल में क्या होगा, एक्सपोजिशन होगा। एक्सपोजिशन का मतलब होता है आपको इंट्रोड्यूस करनी है, कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कीजिए, सेटिंग कहाँ की है, बैकग्राउंड कहाँ का है, यानी कि क्या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है वो आप नॉवल का बताइए। राइजिंग एक्शन, कैसे डेवलप होता है कॉन्फ्लिक्ट, कैसे परेशानियां बढ़ती हैं। अगर ये कॉपरफील्ड के बारे में बात कर ले, अगर ये ग्रेट एक्सपेक्टेशन के बारे में बात कर ले, तो पहले ग्रेट एक्सपेक्टेशन के सारे कैरेक्टर्स को, सेटिंग को, बैकग्राउंड को बता दीजिए। उसके बाद कैसे ये डेवलप होता है, कैसे परेशानियां धीरे धीरे बढ़ती हैं, क्योंकि हर एक नॉवल में कोई न कोई परेशानी जरूर होगी। तो वो कॉन्फ्लिक्ट, चाहे वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो, साइको एनालिसिस कॉन्फ्लिक्ट हो, या वो दिख रही हो कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी सामाजिक कॉन्फ्लिक्ट हो या पैसे की परेशानी हो, कुछ भी हो, उसके बारे में कैसे कैसे बढ़ती है ये परेशानियां, वो आपको दिखानी है। तो क्लाइमेक्स आपको लिखनी है, टर्निंग पॉइंट। अब ये एक्शन राइज हो गया, परेशानी आ गई, अब यहाँ क्लाइमेक्स आया और अब ये फॉलिंग एक्शन शुरू होगा, किस तरीके से उसकी परेशानियां कम होती हैं या वो इंसान खत्म हो जाता है लास्ट में। रिजोल्यूशन क्या हुआ, प्लॉट का क्लोजर करिए आप, किस तरीके से ये प्लॉट खत्म होता है, कैसे वो कहानी खत्म होती है। ये जो बहुत बड़ी बात है वो ये कि नैरेटिव टेक्निक आप जो लिखिएगा, कभी भी कोई लाइन, कोई भी नॉवल पूछा जाए तो नैरेटिव टेक्निक का इस्तेमाल जरूर कीजिए कि ये लाइनियर में लिखा है, यानी कि वन लाइन है, एक ही प्लॉट में चल रहा है, ये एक ही कहानी, एक राजा था, एक रानी थी और ये जंगल में गए, कैसे कैसे क्या क्या हुआ और मर गए, ये लाइनर होता है। नॉन लाइनर ये होता है कि कहानी चल रही है एक राजा रानी की, फिर कहीं पे किसी और की कहानी चल रही है और फिर बाद में दोनों कहानियां मिला देता है, जैसे कि महाभारत, रामायण। अब रामायण में होता क्या है, दशरथ जाते हैं शिकार करने और यहीं पे जो सेकंड वाला प्लॉट होता है शुरू, वो ये कि श्रवण कुमार अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा पर लेकर जाते हैं और फिर दोनों जो प्लॉट होता है वो यहाँ मिल जाती है कि दशरथ जो है वो शब्द भेदी बाढ़ चलाते हैं और श्रवण की हत्या हो जाती है। तो ऐसे लाइनियर है, एक ही प्लॉट में चल रहा है, या नॉन लाइनियर है, कई प्लॉट्स में ये डिवाइड है आपका नॉवेल। ऐसे ही प्ले भी होता है आपका। अब इसमें टेक्निक बतानी है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, यानी जैसे कि जेम्स जॉयस महोदय का यूलिसेस है या वर्जीनिया वुल्फ का मिसेस डैलोवे है, क्या वैसा नावल है ये, इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है? तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में बताइए। बिल्डिंग्स रोमन है। अब बिल्डिंग्स रोमन का मतलब होता है जैसे चार्ल्स डिकेन का है डेविड कॉपरफील्ड, उसमें एक प्रकार से बताया गया है कि कैसे वो बच्चा छोटा है फिर बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, पूरी की पूरी डेवलपमेंट दिखाई जा रही है बच्चे की, वो बिल्डिंग्स रोमन होता है। या ये एपिस्टोलरी फॉर्म है। एपिस्टोलरी मतलब जो लेटर से एक नॉवल बन जाती है, जैसे सैमुअल रिचर्डसन की पामेला है। तो सैमुअल रिचर्डसन की जैसे पामेला है, कहीं वैसा तो नहीं कि ये एपिस्टोलरी फॉर्म में चल रहा है, या ये पिकेरेस्क है, यानी ये किसी रफ और डिसऑनेस्ट बंदे के बारे में बात कर रहा है, किसी राउडी के बारे में बात कर रहा है, जैसे हेनरी फील्डिंग की टॉम जोन्स है। ऐसे क्या ये एलिगोरिकल है, जैसे ऑरवेल का एनिमल फॉर्म है, या पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसका, यानी इस नॉवेल का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या ये फर्स्ट पर्सन नरेटर है, सेकंड पर्सन नरेटर है, थर्ड पर्सन है, या ओमनीसाइंट नरेटर है। तो क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस नॉवेल का, ये आपको बतानी है उसमें। इस तरीके से आपको जब कुछ पॉइंट पता होगा ना, आप आसानी से लिख सकते हो, कितनी भी लाइंस पूछे। ऐसे अगर प्ले आए तो आपको पता है कि इसमें एक्ट और सीन्स, क्लासिकल अगर आप प्ले में देखोगे या ड्रामा में देखोगे तो 5 एक्ट का स्ट्रक्चर होता है। 5 जो फर्स्ट एक्ट होता है उसे एक्सपोजिशन कहते हैं, सेकंड को राइजिंग एक्शन, थर्ड को क्लाइमेक्स, फोर्थ को फॉलिंग एक्शन और फिफ्थ को कैटास्ट्रोफिक कहते हैं। कैटास्ट्रोफिक तब कहते हैं जब ये ट्रेजेडी हो, और अगर ये कॉमेडी हो गया तो इसे डिनोमेंट कहते हैं, DENOUEMENT, या रिजोल्यूशन कहते हैं। तो डिनोमेंट है या कैटास्ट्रोफे है, क्या है, ये आपको कंफर्म करनी है। और यही काम नॉवेल में भी आपको करनी है। नॉवेल भी कुछ मिलता जुलता है इससे, जो लेंथी नॉवेल्स होते हैं, तो आपको इनके बारे में बता देनी है कि कैसे शुरू होता है और कैसे खत्म होता है, ये कुछ ही लाइन में आपको कंप्लीट करनी होती है। डायलॉग कैसा है, स्टेज डायरेक्शन कैसी है, आपको कैरेक्टर को रिवील करनी है, प्लॉट को रिवील करनी है, क्योंकि जो कैरेक्टर्स हैं उन्हें नहीं पता कि कौन किसको मारने वाला है, क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। हमें सब पता है, हमें पता है कि डंकन को अब मैकबेथ मारेगा, हमें पता है कि सीजर मरने वाला है, पर उन्हें नहीं पता। इसलिए हमें ये बताना है उस क्वेश्चन के आंसर के रूप में। कॉन्फ्लिक्ट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट बताइए इसमें। यूनिटी जो है, अरिस्टोटेलियन जो यूनिटीज है, टाइम प्लेस एक्शन, इसके बारे में बताइए, किस समय के बारे में बात है, किस स्थान के बारे में बात है, क्या एक्शन होता है। तो जो आपको ये हेडिंग्स दिए जा रहे हैं ना, इस हेडिंग के पढ़ने से, इस हेडिंग को अगर आप याद कर लोगे तो आप नॉर्मली 200 वर्ड्स का जो भी क्वेश्चन आएगा, तो जो भी क्वेश्चन आपके आएंगे, चाहे वो 125 आए, 200 आए, 500 आए, आप नॉर्मली लिख सकते हो। इस तरीके से अगर शॉर्ट स्टोरी आए
तो शॉर्ट स्टोरी में आपको पता है कि प्लॉट सिंगल होता है, सिंगल स्ट्रक्चर होता है, छोटी कहानी होती है, एक ही प्लॉट चलता है। कभी-कभी ये डबल प्लॉट चलने लगता है इसमें, वो आपको कंफर्म करनी है कि कैसा है, ये लाइनियर है, नॉन लाइनियर है, और लाइनियर है तो किसके बारे में बात करता है, कैसे ये खत्म होता है। नॉन लाइनियर है तो आपको ये बतानी होगी कि कैसे वन प्लॉट सेकंड प्लॉट से कैसे मिलता है, जुड़ता है, कैसे दोनों का कनेक्शन बनता है। इसमें लिमिटेड कैरेक्टर्स होते हैं, एक हीरो होता है, कभी-कभी 2 हो जाते हैं, कभी एक हीरो कोई एक विलेन है, प्रोटैगनिस्ट, एंटागोनिस्ट या हीरोइन भी होती है इनमें। यूनिटी ऑफ इंप्रेशन आपको बतानी है, कोई एक ऐसा बात, एक ऐसी इफेक्ट जो डोमिनेट करती हो, जिसके कारण ये स्टोरी बनती हो, बुनती हो, यानी इर्द-गिर्द उस कहानी को कहानी इर्द-गिर्द उसके चलती हो, और ट्विस्ट क्या है इस कहानी में, कैसा ट्विस्ट आता है और कैसे ये खत्म होता है कहानी। ऐसे यस से आए तो इंट्रोडक्शन दीजिए, सेंट्रल आइडिया के बारे में बताइए, फिर मेन बॉडी, मेन कंटेंट के बारे में आर्गुमेंट दीजिए। जैसे आप ऑफ स्टडीज को लिख रहे हो, बैकएंड के ऑफ स्टडीज को, तो आप ऑफ स्टडीज का एग्जांपल दीजिए कि ऑफ स्टडीज के बारे में बात कर रहे हैं हम। ऑफ स्टडीज के 2-4 लाइंस को बता दीजिए, एनालिसिस करिए उन 2-4 लाइंस का, और आर्गुमेंट दीजिए कि क्या ये लाइंस आज के संदर्भ में सही है, या बैकएंड महोदय ने किस तरीके से वो लाइन का यूज किया है। कंक्लूजन दीजिए, कंक्लूजन के पहले आप स्टाइल बताइए कि ये फॉर्मल, यस से है, रिफ्लेक्टिव है, पर्सनल है, डिस्क्रिप्टिव है, कैसा है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिएगा। अगर क्वेश्चन ग्रामर से रिलेटेड आए तो आप कैसे हैंडल करोगे। डेफिनेशन आप दे दीजिए जो भी क्वेश्चन पूछे। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर एंटीथेसिस के बारे में बात करूं तो एंटीथेसिस का डेफिनेशन दीजिए, एग्जांपल दे दीजिए, एक एग्जांपल एंटीथेसिस का, और फंक्शन बताइए कि क्या काम है इसका, क्या ये कंट्रास्ट करता है। कंट्रास्ट करता है तो एंटीथेसिस के अलावा और भी कई सारे हैं फिगर ऑफ स्पीच जो कंट्रास्ट करते हैं, क्या अंतर है उनमें। तो अगर ये लेंदी पूछे तो आप फंक्शन बताइए, लेंदी ना पूछे, शॉर्ट पूछे तो आप फंक्शन को हटा दीजिए। अगर किसी कैरेक्टर को एनालाइज करना है, एनालिसिस करनी है, तो क्या करेंगे आप। तो आपको करना क्या होगा, आपको रोल इन प्लॉट, क्या उस बंदे का रोल है प्लॉट में। जैसे मैं लेडी मैकबेथ को लेकर के चलता हूं, तो मैकबेथ का क्या रोल है उस प्लॉट में। जिस प्लॉट में डंकन की हत्या होती है, उस प्लॉट में क्या रोल है लेडी मैकबेथ का। मेजर ट्रेड्स क्या है, यानी कि लेडी मैकबेथ का क्या ट्रेड्स है, क्या क्वालिटी है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है इनके अंदर, क्या द्वंद्व चल रहा है इनके माइंड में या दिल में, साइकोलॉजिकल डायमेंशन क्या है, और फाइनल इवेल्युएशन क्या होता है लास्ट में लेडी मैकबेथ के साथ, जिसको मैंने इस एरो से समझाया आपको। तो अगर आप देखेंगे तो प्लॉट में क्या रोल है लेडी मैकबेथ का, तो ये है एम्बिशन का। ये बहुत एम्बिशियस नेचर की होती है, बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस होती हैं, और ये डंकन को मारना चाहती हैं, क्योंकि चाहती हैं कि मैकबेथ ने जो बातें कही है, जो थ्री विचेस ने बोला है, वो पूरा हो, राजा बने। और राजा बनने के लिए किसी राजा को जो इस समय का है उसे मारना मारना पड़ेगा, अपने आप तो मरेगा नहीं वो। तो ये मार नहीं सकती लेडी मैकबेथ, क्योंकि डंकन इनके फादर की तरह लग रहा है। इसलिए ये एम्बिशन जो इनके अंदर का है वो मैनिपुलेट करता है। जो आपको ट्रेट बताया मैंने, ये ट्रेट है इनका, मैनिपुलेशन इनका ट्रेट है। ये मैनिपुलेट करती है अपने हस्बैंड मैग्नेथ को कि मैं नहीं मार सकती, तुम मारो। अब मार देता है तो कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। गिल्ट आपको पता ही होगा किस तरीके से गिल्ट इनमें होता है, बड़ी परेशान होती हैं, रात में नींद में चलती हैं, ये हाथ बार बार धुलती है, ये तो बड़ी तकलीफ है इनको। साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन, बुरी तरह से परेशान हो जाती हैं रात में। जैसे आपको बताया कि नींद में ये चलती है, नींद में चलने को स्लीप वॉकिंग कहते हैं इंग्लिश में, पर अगर हम मेडिकल टर्म यूज करें तो सोमनाम्बुलिस कहते हैं। इसकी स्पेलिंग है SOMNAMBULIS। ये वर्ड याद रखिएगा, सोमनाम्बुलिस, ये वर्ड जिसको इंग्लिश में स्लीप वॉकिंग कहते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन है इनका। यहाँ तक कि एक फिगर ऑफ स्पीच भी है जो ये बार बार यूज करती है, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। अगर आपने इस फिगर ऑफ स्पीच को सुना होगा तो जो हाइपरबोलिक है। तो ऐसे साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन इनको बार बार होते हैं। और लास्ट में आपको पता है कि ये है ट्रेजिक डायमेंशन, यानी कि फाइनल इवैल्यूएशन क्या होता है। तो ऑफ स्टेज ये मर जाती हैं, ये आत्महत्या कर लेती हैं। मतलब स्टेज पर तो नहीं बताया गया हमें, लेकिन ये बताया गया ऑफ स्टेज कि ये सुसाइड कर लेती हैं। तो इस तरीके से ट्रेजिक इनका एंड होता है। तो ऐसे ही आपको कैरेक्टर को एनालाइज करना है। ऐसे अगर आपको पोएट्री को एनालाइज करना है, एनालिसिस करना है, तो आपको क्या करना होगा। पहला वही इंट्रोडक्शन और कॉन्टेक्स्ट या मूवमेंट का कनेक्शन, किस मूवमेंट से ये रिलेटेड है क्वेश्चन, थीम क्या है उस पोएम की, स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्म क्या है, मीटर क्या है, वर्सिफिकेशन क्या है, ये आप लिखिएगा। लैंग्वेज और इमेजरी के बारे में बात कीजिए आप। लैंग्वेज सिंपल लैंग्वेज है या कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का यूज किया है इन्होंने, इमेजरी क्या है, इसमें फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया है, सिंबोलिज्म मैक्सिमम पोएम्स में पाया जाता है तो सिंबोलिज्म का यूज किया गया है। मतलब आपको ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए ताकि आप इन पॉइंट्स के
रूप में 1-2 लाइन कम से कम लिख पाओ, ताकि आपकी ये जो 200 वर्ड लिमिट है, ये पूरी हो जाए। टोन क्या है, मूड क्या है, क्रिटिकल इंटरप्रेट कीजिए उस पोएम के बारे में बताइए और लास्ट में कंक्लूजन। तो इस तरीके से आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। टाइम बहुत लग रहा था, इसलिए मैंने जल्दी बताने की कोशिश की है। अगर आपको कोई भी परेशानी होगी, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट होने चाहिए, कोई क्वेश्चंस छूटे ना। और जो स्टेप मैंने बताया है, 3 स्टेप्स शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और 5 स्टेप्स लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और फिर एक बार 1 घंटा और फिर 1-1 घंटे डेली आप प्रैक्टिस करिएगा लिखने की। उसके बाद आप खुद में इंप्रूवमेंट देखेंगे, जो ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।